Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Everyone, तो इस वीडियो में हम BPCC 104 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट्स रैक ऑर्डर कोरिलेशन वाले क्वेश्चन को करेंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं और इसके बहुत सारे चांसेस है कि इस बार भी एग्जाम में आएगा। तो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं। कंप्यूट स्पेयर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, ये आएगा कंप्यूट स्पेयरमेंट्स रैंक या फिर रो, ये भी लिखकर आ सकता है रो कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब हमें ये पूरा डेटा दिया हुआ है, दो डेटा, डेटा 1 एंड डेटा 2। अब हमें इस पूरे न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। बहुत ईजी है, एक ही फॉर्मूला लगेगा और उससे पूरा सोल्व हो जाएगा बहुत जल्दी से। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जब हमें इसको सोल्व करते लिखना है सॉल्यूशन। स्टेप 1 क्या होगा हमारा, अरेंज द डेटा इन द टैबलेट फॉर्म या फिर टेबल फॉर्मेट। हमें जो ये डेटा दे रखा है हमें इसको टेबल फॉर्मेट में बनाना है। तो ये मैंने टेबल जो पूरी इसकी बना रखी है पहले से। हमें पार्टिसिपेंट्स लिखने हैं, जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल 10 है, तो हमने 1 to 10 अपनी काउंटिंग लिख दी है। हमारे पास दो डेटा है हमारे पास, डेटा 1 डेटा 2, तो हमने 2 कॉलम्स उसके बना लिए। अब जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि इसका नाम ही देखो स्पेयरमेंट्स रैंक, क्या लिख रखा है रैंक। तो हमें जो भी हमारा डेटा है, जो हमारा डेटा है इनको रैंक देनी है। तो दो डेटा इस वजह से 2 रैंक आएगी, इस वजह से जो ये R1 है रैंक 1 यानी कि डेटा 1 की रैंक, डेटा 2 की रैंक होगी R2। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे बाकी का आगे देखेंगे। अब हमारे पास जो डेटा 1 है पहले हम उसको पूरे को डेटा 1 वाली कॉलम में लिख लेंगे और डेटा 2 को हम डेटा 2 वाले कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पूरा हमारा डेटा 1 है इसके सारे जो डिजिट्स हैं, सारे जो डेटा वो लिख लिया और डेटा 2 को हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है R1। R1 क्या है कि जो हमारा डेटा 1 है उसकी रैंक। अब रैंक कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो ये पूरा डेटा है इसमें देखेंगे जो हमारा सबसे छोटा नंबर है ना। तो ये जो पूरी डेटा है इसका सबसे छोटा नंबर क्या है, वो है 21। आप इसको ध्यान से देख लेना, इसका जो सबसे छोटा नंबर है वो है 21। जैसे असेंडिंग ऑर्डर हम लोग करते हैं कि पहले सबसे छोटा नंबर आएगा फिर उससे बड़ा आएगा फिर उससे बड़ा आएगा, उसी तरीके से करना है। पूरा हमारे पास डेटा है, इसका सबसे छोटा नंबर है 21। तो 21 ये जो डेटा 1 है इसकी रैंक है यहाँ पर। तो इसकी जो सारे जो डेटा 1 के जितने भी डिजिट्स हैं उन सबकी जो रैंक होगी वो हम रैंक 1 में लिखेंगे, R1 वाले कॉलम में लिखेंगे। तो जो 21 है हमारे सबसे छोटा नंबर है, तो इसको हम दे देंगे रैंक 1। ठीक है। अब 21 के बाद कौन सा नंबर आता है, 22। अब जरूरी नहीं है सब लाइन 1 से 21, 22, 23 ऐसे लिखे हूँ, आपको देखना है कि 21 के बाद वाला नंबर कौन सा है। ठीक है, तो 21 के बाद है 22 हमारे पास, तो 22 को हम क्या लिखेंगे 1 के बाद रैंक 2। अब 22 के बाद यहाँ पर 23 है, तो ये हो गए रैंक 3। यानी कि हमें इनकी पोजीशन देनी है, इनको रैंक देनी है कि ये 21 रैंक 1 हो गया, 22 हो गया रैंक 2, 23 हो गया रैंक 3। इसी तरीके से हमारे जितने भी ये नंबर्स हैं, जितने भी डेटा है, इसको हम लोग रैंक देंगे। तो हम जल्दी से रैंक दे देते हैं। 23 हो गया रैंक 3। अब 23 के बाद हो गया यहाँ पे 25 है, ये हो गया रैंक 4। 1 2 3 4। अब 5 रैंक हम किसे देंगे, 25 से बड़ा नंबर कौन सा है, 25 से बड़ा नंबर है 30। हम पूरा डेटा देख लेंगे, 30 है, इसको दे दी हमने रैंक 5। अब 30 के बाद 31 इसमें नहीं है बट 32 है, तो 5 के बाद रैंक आ गई इधर 6। हमें बस इनके रैंक देनी है, नंबर काउंटिंग करते जाना है और जिसके बाद जो सा नंबर आएगा हम इसको रैंक दे देनी है। 6 रैंक हो गई है। अब ये हमारा 32 था, 32 के बाद यहाँ पे 33 है, तो ये हो गया 7। अब 33 के बाद यहाँ पे 34 है, तो ये हो गया 8। अब 34 के बाद यहाँ पर 35 नहीं है, 36 भी नहीं है। अब इनसे बड़ा होगा हमारा 45, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही रैंक बची है। यहाँ पर 65 है, यहाँ पे 45 है, तो ऑब्वियसली जो 45 होगा ये 9 रैंक पर आएगा और 10th रैंक होगी हमारी 65 की। ये हमारा डेटा 1 की हमने R1 निकाली, यानी कि रैंक सारी निकाली है। अब हमें सिमिलर करना है डेटा 2 के साथ। अब डेटा 2 को हमको रैंक देनी है यहाँ पर R2 में, तो डेटा 2 को हम रैंक दे देंगे। सबसे छोटा है 20, सबसे जो छोटा नंबर है वो है हमारे पास 20, तो ये हो गया 1। अब 20 के बाद है 21, ये हो गया 2। ध्यान से रैंक देनी है कि आपको डेटा 2 की रैंक डेटा 2 जो है उसकी रैंक R2 में लिखनी है और डेटा 1 की R1 में, आपको कंफ्यूज नहीं कर देना है। अब ऐसे हमें सारी रैंक लिख देनी है इसकी। 2 हो गया, अब 3 हो गया 25। अब 25 के बाद आएगी हमारी 29।
रैंक 4। और 29 के बाद है 30, ये हो गया 5। 31 हो गया 6, 32 हो गया 7, 32 के बाद 33 है, ये हो गया 8। अब 40 हो गया हमारा 9, और यहाँ पे 60 है तो ये हो गया हमारा 10। तो हमने R1 लिख दिया सारी, हमने R2 निकाल लिया। अब हमें इसके बाद निकालना है D। D क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस क्या? R1 माइनस R2। जब हम R1 में से R2 को डिडक्ट कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी हमारे डिफरेंस निकल करके आया है वो हमें D में लिखना है। R1 माइनस R2 हमारा D आ जाएगा, और D क्या है? डिफरेंस R1 और R2 का। 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 10 0, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 6 1, 4 माइनस 7 3, 6 माइनस 4 2, और 1 माइनस 1 0। आपको इधर माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे स्क्वायर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे है डी स्क्वायर, यानी कि जो हमारा डी आया था, जो हमारा डिफरेंस था, इसका हमें स्क्वायर कर देना है। तो 0 को स्क्वायर करेंगे यहाँ तक सबका, तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4। अब 5 माइनस 6 हमारा 1 आया था, अगर हम माइनस का 1 भी लिख दे फिर भी तरह के इसका स्क्वायर ही होना था, इसलिए माइनस लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर हो गया हमारा 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 0 का 0। अब हमें क्या करना है, तो जो हमारा n था, सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं हमारे, हमारा n क्या है 10, और डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर, इसको सबको हमें टोटल करना है, हमारा आएगा 18। 9 + 1 10, और 4 4 8, तो 18 हो गया। तो सिग्मा क्या है? टोटल। तो जो हमारा पूरा डी स्क्वायर था, सिग्मा डी स्क्वायर क्या है हमारा 18। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपना फॉर्मूला लगाना है। स्टेप 2 क्या है हमारा? अप्लाइंग द फॉर्मूला। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमारा जो स्पेयरमैन कोरिलेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है P = स्पेयरमैन जो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। P = 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 सिग्मा ई डी स्क्वायर। जो हमारा ये सिग्मा डी स्क्वायर है वो है सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ब्रैकेट में n² माइनस 1। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला है 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ब्रैकेट में n² माइनस 1। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें इस फॉर्मूला में, तो क्या होगा? P = 1 माइनस 6 ऐसे ही रहेगा। सिग्मा डी स्क्वायर क्या है हमारा? सिग्मा डी स्क्वायर है हमारा 18, तो इंटू 18, ये पूरा सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 18, डिवाइडेड बाय n क्या है हमारा? n है हमारा 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर n² n का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमने वैल्यू लगा दी है। अब हम इसको सोल्व करेंगे और हमारा जो स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन वो निकल जाएगा इजीली। अब हम इसको सोल्व करना है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। 6 × 18 होगा हमारा 108 डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 माइनस 1। छोटे छोटे स्टेप लेने हमें, सारे एक बार में सोल्व नहीं करना, सबको समझाते हुए चलना है कि हमने क्या करा है। ठीक है, 108। अब यहाँ पे क्या होगा? 10 × 19 है। अब ना हमें एग्जाम में ऐसे कट करके नहीं दिखाना होता, हमें सोल्व करके दिखाना होता है। हमें ऐसे कट नहीं करना होता एग्जाम टाइम में, कोई भी एग्जाम हो जाए तो हमें ऐसे कट नहीं करना, हमें इसे सीधे सोल्व करना है छोटे छोटे स्टेप्स ले करके। ओ सॉरी, 1 माइनस, ये 1 माइनस लगाने में भूल गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। 1 माइनस, अब जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6 डिवाइडेड बाय 55। आप एग्जाम में कैलकुलेटर लेकर के जा सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर, फ़ोन अलाउड नहीं है और कोई
स्मार्ट वॉच वगैरह अलाउड नहीं है, बट सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। अगर हम इस 6/55 को सोल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आएगा 0.109। इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है हमारा 0.109। लास्ट में पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम लोग लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। पी जो हमारा कोरिलेशन आया 1 माइनस 0.19, जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारा आएगा 0.89। तो जो हमारा पूरा कोरिलेशन आया है वो आया है 0.89, और ये पॉजिटिव आया है क्योंकि माइनस में नहीं आया हमारा आंसर। अगर माइनस में आया होता तो आपको इधर माइनस दिखाना होता, बट ये माइनस में नहीं है तो हमारा पॉजिटिव आया है 0.89। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे हैंस द स्पेयरमैन्स rank order correlation of the given data is 0.89। अब ये 0.89 क्या है? इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, आप लोग साइड में लिख सकते हो अगर आपके पास जगह हो तो। आया हमारा 0.89 विच इज़ पॉजिटिव हाई कोरिलेशन। अब ये पॉजिटिव हाई कोरिलेशन क्या है? देखो पॉजिटिव तो आया क्योंकि हमारा आंसर प्लस में आया, हमारा आंसर पॉजिटिव आया। नेगेटिव आया होता तो हम नेगेटिव लिखते। अब हाई कैसे है? क्योंकि देखो जो हमारा कोरिलेशन है वो हमेशा, इसका जो टेबल है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने रेंज ऑफ कोरिलेशन लिख दी है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में बस यहाँ तक, इससे ऊपर तक लिखना है, यहाँ तक। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब रेंज क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज क्या है? ठीक है, अगर आपका जो आंसर है, ठीक है, अगर आंसर आपका +1 या फिर -1 आ जाता है, एक्यूरेट +1 या फिर -1 आ जाता है, तब आप लिखेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। इसकी इंटरप्रिटेशन हम क्या समझेंगे कि हमारे आंसर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो भी 2 डेटा हमें दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो हमारा कोरिलेशन आया है किनका आया है? ये जो कोरिलेशन आया है हमारे, ये हमारा डेटा 1 का आया है और डेटा 2 का। इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है वो हमें ये हमारा आंसर बता रहा है 0.89 है, विच इज़ पॉजिटिव हाई कोरिलेशन। तो ये पॉजिटिव हाई कोरिलेशन क्या है कि हमें इंटरप्रिटेशन बनाई है हमने कि हमारे दोनों जो हमारे पास डेटा थे उन दोनों के बीच का कोरिलेशन क्या है, ये हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो अगर आपका आंसर 1 +1 या फिर -1 आता है तो आप लिखेंगे कि परफेक्ट कोरिलेशन है, कि जो भी 2 डेटा है हमारे पास उनके बीच का कोरिलेशन परफेक्ट है। अगर आपका प्लस या माइनस 0.91 से 0.99 तक आता है तो वेरी हाई कोरिलेशन। अगर प्लस या माइनस 0.71 से लेकर के 0.90 तक आता है तो हाई। अब जो हमारा कोरिलेशन है वो इस हाई वाली कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि ये 0.71 से ज़्यादा है और 0.90 से कम है, इस वजह से हाई कोरिलेशन है। अब 0.41 से लेकर के 0.70 तक मॉडरेट और 0.21 से 0.40 तक लो, और अगर 0 से प्लस या माइनस 0.20 तक आता है तो नेग्लिजिबल कोरिलेशन है 2 डेटास के बीच में। अब अगर आपका आंसर आ जाता है 0 तो घबराना नहीं है, वहां पे आपको सिंपली लिखना है नो कोरिलेशन, कि जो 2 डेटाज आपने हमें दे रखे हैं उनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, कोई कोरिलेशन है ही नहीं। ठीक है, और आपका जो कोरिलेशन होता है वो हमेशा +1 से कम और -1 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, हमेशा इनके बीच में ही रहेगा। 0 हो सकता है, एक बार को 0 हो सकता है, बट +1 और -1 के बीच में रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन आपको इतना अगर नहीं याद आता है कोई बात नहीं, बट आपको ये याद रखना है अगर पॉजिटिव आता है तो आपको लिखना है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, इतना आप याद रख लेना। हाई लो परफेक्ट है, अगर 1 आएगा तो परफेक्ट होगा चाहे प्लस हो माइनस हो, 0 आएगा तो नो कोरिलेशन लिखना है। ठीक है, हाई लो मॉडरेट है, ये अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, बट आप इतना लिख देना कि पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर प्लस में आपका आंसर आता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव कोरिलेशन। सिंपली इतना लिखना है, और यहीं पर जो हमारी ये वीडियो इधर खत्म होती है, और जो हमारा स्पेयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन था ये क्वेश्चन इधर ही हमारा खत्म होता है, ये हमारा आंसर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। और एक्चुअली मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ कि मेरे भी एग्जाम उसका पढ़ना है और एग्जाम वगैरह देना है, और साथ में मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ अपनी, इस वजह से टाइमिंग नहीं हो पाती, वीडियो नहीं डल पाती है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट ये 3 क्वेश्चन जो 3 न्यूमेरिकल्स है ना, ये हमेशा आते ही हैं एग्जाम में, तो आप ये कर लोगे आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, 30 मार्क्स तक का आप कर लोगे, और साथ में आप यूनिट 1 कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि उसमें से भी एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, और यूनिट 6 आप कर सकते हो क्योंकि वो ईजी है, बहुत छोटी है, बहुत कम टाइम में आप कर लोगे।
और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। और ये यूनिट 7 का क्वेश्चन था, तो यूनिट 7 से ये क्वेश्चन आने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको भी वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।